मित्रों, स्वागत है आपका हमारे JVN CIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारे BRBL का यूनिट 4 का थ्योरी पोर्शन है। चैप्टर का नाम है रिटर्न, इंस्पेक्शन, वाइडिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। तो दोस्तों, लेसन को शुरुआत करते हैं हम लोग। जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, प्रिवेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल ऑडिट, inspection and scrutiny, board for financial supervision, acquisition of undertaking, amalgamation of bank, winding up of bank, and penalties for offences. So these are the topic that we are going to discuss in this particular unit. सो लेसन को शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको अपने टारगेट CIB 2023 पेड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये एक पेड प्रोग्राम है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसमें आपको कंसाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट MCQs, प्रैक्टिस रिवीजन सेशंस ये सभी मिलेंगे ताकि आपके जो भी होल प्रिपरेशन है उसको कवर किया जा सके। वी आर कवरिंग 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग HRM एज इलेक्टिव and what you will get unit wise theory PDF and videos, unit wise MCQ PDF and videos, and revision session. Along with we have Telegram quizzes where we conduct quizzes based on numerical portion. So the cost is rupees 799 for theory and PDF and rupees 299 for only PDF. If you are interested for enrollment, kindly WhatsApp me on the number shown on the screen. तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं दोस्तों, एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दोस्तों, बैंकिंग कंपनीज़ को प्रिपेयर करना पड़ता है अपना बैलेंस शीट और अकाउंट एनुअली, जो कि उनके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है, और ये अकाउंट को ऑडिट किया जाएगा ऑडिटर्स के द्वारा। दोस्तों, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट और अकाउंट होता है उसको RBI को रिटर्न के रूप में सबमिट किया जाता है, और कॉपी उसका जो कॉपी होता है दोस्तों ऑडिट का, वो रजिस्ट्रार को भी सबमिट किया जाता है। किसके रजिस्ट्रार को? कंपनी के रजिस्ट्रार को। जो बैंकिंग कंपनीज होते हैं उनके अलावा उनको और भी रिटर्न RBI को सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये इसमें अंदर आपको इंस्पेक्शन भी करना है, स्क्रूटनी भी करना है, ठीक है। किसका? बैंकिंग कंपनीज के बुक्स एंड अकाउंट का। इसके लिए BFS को, इस पर्पज़ को BFS यानी BFS क्या होता है? बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इसको सेटअप किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज है कि वो किसी बैंकिंग कंपनी के एसेट को एक्वायर कर सकती है और वो एमलगमेशन को ऑर्डर कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ कैसे लिंक है आपस में, ठीक है। एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। RBI दोस्तों अपना पावर हाई कोर्ट को भी अप्लाई करती है, ठीक है, कि वो हाई कोर्ट को अप्लाई कर सकती है किसी बैंकिंग कंपनी के वाइंडिंग अप में। तो दोस्तों, आप समराइज यदि करें तो आप कह सकते हैं कि रूल्स फ्रेम किया गया है, जैसे आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए, ऑडिट के लिए, अकाउंट रिटर्न्स को सबमिट करने के लिए, फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए, एक्विजिशन और एमलगमेशन के लिए, फॉर ऑल दिस रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड आउट। नाउ लेट्स बिगिन विद एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दोस्तों, जितने भी बैंक्स हैं वो उनका शेयर जो होता है लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज का। जितने भी बैंक का शेयर स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है उनको अपने अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट जो है SEBI को एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट से पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। SEBI ने फॉर्मेट दिया है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अपने अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करना है। जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनको अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्हें अपना पब्लिश का प्रिपेयर करना है एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 29 ऑफ द BRA, यानी BRA का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 29 के अकॉर्डिंगली इन्हें क्या करना है? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। किन्हें? बैंकिंग कंपनीज को। जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको हर एक कैलेंडर ईयर के एंड में दोस्तों प्रिपेयर किया जाता है। याद रखिएगा, इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, या नहीं तो आप कह सकते हैं कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ 12th मंथ पीरियड, या तो 12 महीना के बाद, यानी तो हर एक कैलेंडर ईयर के अंत में, ठीक है। तो और इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, या मान लीजिए कोई और डेट भी हो सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अपने ऑफिशियल गैजेट में, या हो सकता है कि किसी साल के अंतिम वर्किंग डेज में। तो जैसा भी केस हो उसके अकॉर्डिंगली सभी बैंकिंग कंपनीज को अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस पर्पज़ के लिए दोस्तों बैंकिंग जो भी ये जो पर्पज़ है, इसमें जो भी बैंकिंग कंपनी भारत में इनकॉर्पोरेट है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है अपने सभी ब्रांचेस से, ठीक है, उसको अपने पूरे बिजनेस को लेना है। और साथ ही साथ जो फॉरेन कंपनीज़ है जो भारत में ऑपरेट कर रही है उनको जो भी बिजनेस उन्होंने उनका जो भारत में ब्रांच है,
वहाँ से जो बिजनेस हुआ है वो कवर होगा। और जब वो अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो बैंकिंग कंपनी को जो डायरेक्शन रेगुलेशन है आरबीआई का उसे फॉलो करना पड़ेगा, इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग, एसेट क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग। सो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी अवॉइडेड बाय दिस टाइप ऑफ बैंक्स, ओके, हु प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है किसी बैंकिंग कंपनी का, उसे साइन किया जाएगा मैनेजर के द्वारा या प्रिंसिपल ऑफिसर के द्वारा किसी कंपनी के, ठीक है। तो जो मैनेजर होंगे या जो प्रिंसिपल ऑफिसर होंगे वो साइन करेंगे किसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, ठीक है, वो साइन करेंगे। यदि मान लीजिए 3 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं तो सभी डायरेक्टर साइन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 3 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं है तो सभी डायरेक्टर साइन करेंगे। तो फॉरेन बैंक के केस में जो मैनेजर होगा, जो एजेंट होगा प्रिंसिपल ऑफिस का, वो साइन कर सकता है। मतलब भारत में जो भी फॉरेन बैंक हैं, भारत में का कोई एजेंट होगा, कोई प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, वो साइन करेगा। तो दोस्तों किसको साइन करना है इसके बारे में बताया गया है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा उसको कौन साइन करेगा, मैनेजर साइन करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा, और कम से कम 3 डायरेक्टर साइन करेंगे। ये भारतीय कंपनी के लिए है और फॉरेन बैंक के लिए अलग नियम है, राइट। चलिए अब दोस्तों एक बात को समझिए कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसको उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है जो कि 3rd शेड्यूल ऑफ बीआर एक्ट है। बीआर एक्ट के 3rd शेड्यूल में जैसा फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद एक पॉइंट को और ध्यान रखना है कि एज पर सेक्शन 29 सब सेक्शन 4, ये जो हमारा बीआर एक्ट का प्रोविजन है ना, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। एक हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, एक हमने बीआर एक्ट पढ़ा है। तो बीआर एक्ट का ओवरराइडिंग होता है ओवर कंपनीज एक्ट, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। दोस्तों सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 है हमारे बीआर एक्ट का। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो फॉर्म्स को अमेंड कर सकी हैं। जो भी शेड्यूल 3, इस एक्ट के शेड्यूल 3 में जो भी फॉर्म्स है उसे चाहे तो वो अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो in as per section 29 subsection 4 of BR Act, the central government is empowered to amend the form set out in schedule 3 of the act। लेकिन अमेंड तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कि दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म को अमेंड कर सकती है, लेकिन इसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और इसको इंटेंशन बताना पड़ेगा नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में कि आखिर वो क्यों फॉर्म को वो अमेंड कर रही है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्म प्रिस्क्राइब करती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए, उसे चाहे तो वो अमेंड कर सकती है एज पर सेक्शन 29 सब सेक्शन 4, लेकिन इसको 3 महीने का समय देना पड़ेगा। ऐसा क्यों ऐसा कर रही है ये समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको पॉइंट वाइज एक चीज़ बताते चल रहा हूँ। बैंकिंग कंपनीज के केस में जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएम का जो मीटिंग होता है दोस्तों, उसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि इट रिलेट्स टू द पीरियड एंडिंग विद द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द ईयर। यानी दोस्तों ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है ये किससे रिलेटेड होगा, इट शुड रिलेट टू द पीरियड एंडिंग विद द लास्ट वर्किंग डे, यानी उस साल का जो लास्ट वर्किंग डे है, ठीक है, उस पीरियड से वो लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों किस साल का, ठीक है, जिस साल में एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है उससे पिछले साल का, राइट। तो जो आपका प्रॉफिट और लॉस, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कि अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। 2023 में हमारा एजीएम मीटिंग हुआ, तो 2023 में जो हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो हम लोग एजीएम में डालेंगे, एजीएम मीटिंग में डालेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो किस पीरियड का रहेगा, तो हमारा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर का रहेगा। और दोस्तों ये जो प्रोविजन है सेक्शन 210 कंपनीज एक्ट का, ठीक है, उसको इनएप्लीकेबल बनाया गया है बैंकिंग कंपनीज के लिए। अब दोस्तों एक और क्लॉज को समझिए, एक और क्लॉज है दोस्तों, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें अनऑडिटेड, ये क्लॉज नंबर 41 है कि लिस्टेड कंपनी शुड फर्निश अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। यानी जो लिस्टेड कंपनीज, अब लिस्टेड कंपनीज क्या होते हैं कि वैसे कंपनीज जिसके अंदर लिस्टेड बैंक कंपनीज हो, बैंकिंग कंपनीज हैं, उन्हें अपना अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पे फर्निश करना है विथ इफेक्ट फ्रॉम क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2000, और उसका भी फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। ये लिस्टेड कंपनी के लिए नियम है। दोस्तों यदि हम बात करें पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो जो भी अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा सेक्शन 29 के अंतर्गत, ठीक है, और साथ ही साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी उसको पब्लिश करना है, ठीक है, जो कि हमारा बीआरए का रूल नंबर 15 का आता है, ठीक है। तो पब्लिकेशन कहाँ करना है, तो पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में करना है। न्यूज़पेपर कहाँ का होना चाहिए, तो जो आपका बैंकिंग कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पे है वहाँ के सर्कुलेशन में वो बैंकिंग कंपनी होना चाहिए, वो आपका
न्यूज़पेपर होना चाहिए दोस्तों। और कितने दिनों में करना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड। तो जिस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के अंत तक का बैलेंस शीट रिलेट कर रहा है, उसके 6 महीना के अंतर्गत उस आपका जो आपने जो भी बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है उसे आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, ये नियम है। और न्यूज़पेपर का मतलब कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी जर्नल हो जो कम से कम एक सप्ताह में एक बार छपता हो, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कोई बैंकिंग, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल ऐसा जर्नल को इंक्लूडेड नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सबमिशन का रिगार्डिंग। आरबीआई को सबमिट कर किया जाएगा। जितने भी बैंकिंग कंपनीज है दोस्तों उनको 3 कॉपी सबमिट करना है अपने बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसे? आरबीआई के पास। प्लीज़ रिमेंबर, बैंकिंग कंपनीज को 3 कॉपी सबमिट करना है बैलेंस शीट का, आरबीआई बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसके पास? आरबीआई के पास। विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच दिस रिलेट। यानी दोस्तों वो जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट किया जाएगा वो 3 महीना के अंतर्गत करना है। जिस मंथ तक वो बैलेंस शीट है उसके 3 महीना के अंतर्गत जो है ये आरबीआई को डाटा सबमिट किया जाएगा, ठीक है। और पीरियड आरबीआई चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन 3 महीना से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकती। नेक्स्ट है दोस्तों फर्निशिंग ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू रजिस्ट्रार। तो दोस्तों कंपनीज एक्ट का सेक्शन 210 कहता है कि आपको जो कॉपीज़ हैं अकाउंट और बैलेंस शीट का और ऑडिटर रिपोर्ट का वो सबमिट करना है किसे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। लेकिन दोस्तों बैंकिंग कंपनी के केस में, ये कंपनीज एक्ट था दोस्तों, कंपनीज के केस में था, लेकिन बैंकिंग कंपनी के केस में जो बीआरए एक्ट का सेक्शन नंबर 32 है वो कहता है कि आपको रजिस्ट्रार को 3 कॉपी देना है। 3 कॉपी देना है अकाउंट का, बैलेंस शीट का और ऑडिटर रिपोर्ट का, ठीक है। तो आपने जो भी आरबीआई को सबमिट किया था, ठीक है, वही कॉपी जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार को भी देना है, ठीक है। तो और जब कंपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करती है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग तो दोस्तों वो भी सबमिट करना है, उसको भी कॉपी रजिस्ट्रार को देना है। तो मतलब आपको एक कॉपी आप आरबीआई को देंगे, एक कॉपी आप रजिस्ट्रार को देंगे, एक कॉपी आपका होगा। वही कह रहा है कि फर्निशिंग ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ बैलेंस शीट एंड अकाउंट। तो जो भी फॉरेन बैंक है, यानी जो बैंकिंग कंपनी से जो कि भारत से बाहर की है और भारत में काम कर रही है, तो उनको जो है अपना प्रिंसिपल ऑफिस में एक कॉपी प्रेजेंट करना है कि उनका लास्ट ऑडिटेड बैलेंस का कॉपी, उनका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉपी किन्हीं फॉरेन बैंक को। ये फॉरेन बैंक का नियम है। और दोस्तों ये जो है करना है फर्स्ट मंडे इन अगस्त ऑफ एनी ईयर। किसी भी साल का जो अगस्त महीना है उसके पहला मंडे के दिन होना चाहिए उनके ऑफिस में डिस्प्ले करना है इन्हें। तो ये सभी नियम बनाए गए दोस्तों डिस्प्ले से रिगार्डिंग, ठीक है। सो अभी तक हमने जो पॉइंट्स आपको समझाए ये है कि उनको जो अपना एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट है उसके रिगार्डिंग कुछ नियम मैंने आपको बताए। चलिए अब हम लोग एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या नियम हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स आपने देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, सेक्शन 29 के अंतर्गत सभी बैंकिंग कंपनीज को अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, बैंकिंग कंपनीज को अपना इंटायर बिजनेस और फॉरेन बैंकों केस में वो बिजनेस जो कि भारत में कर रही है वो ध्यान रखना है। बैंक बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होगा वो मैनेजर साइन करेगा या प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। और दोस्तों बीआर एक्ट का प्रोविजन का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। फिर दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस एक्ट में जो फॉर्म है उसको अमेंड कर सकती है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि सेक्शन 29 के अंतर्गत जो उनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है उसका एक कॉपी जो है आरबीआई को देना है। और उसमें क्या करना है, उसको न्यूज़पेपर में ही पब्लिश करना है विद इन 6 मंथ। ये सब ध्यान रखिएगा। सबमिशन टू आरबीआई को सबमिट करना है दोस्तों विद इन 3 मंथ। जिस अंतिम महीना तक था, जिस अंतिम महीना तक का उसके 3 महीना के अंतर्गत आरबीआई को सबमिट करना है। और उसके बाद दोस्तों अकाउंट और बैलेंस शीट रजिस्ट्रार को भी देना है, डिस्प्ले भी करना है अपने नोटिस, खासकर फॉरेन बैंक के लिए नियम है। चलिए सारा पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरह हम लोग रिकॉल करते चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बस आप लेक्चर सुने तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये पॉइंट क्या कर रहा है, कितने दिनों में करना है। ज़्यादातर टाइम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑडिट एंड ऑडिटर को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर। तो दोस्तों ऑडिट एंड ऑडिटर तो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 है वो रियलाइज करता है कि एक साउंड एंड रोबस्ट ऑडिट फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपने सेक्शन 39 के अंदर प्रिपेयर किया है वो एक पर्सन के द्वारा ऑडिट किया जाएगा जो कि क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो पर्सन जो कि क्वालिफाइड हो वो ऑडिट करेगा उसे। अब दोस्तों पावर एंड फंक्शन ऑफ ऑडिटर की क्या पावर है, क्या फंक्शन है वो देखिए। तो दोस्तों जो पावर है, जो फंक्शन है
और दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आरबीआई अप्रूवल जरूरी है। जब इससे पहले कि बैंक अपॉइंट करे, रीअपॉइंट करे या रिमूव करे किसी ऑडिटर को, इसके लिए आरबीआई की अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आरबीआई अप्रूवल इज अ मस्ट। नाउ सी द पावर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। तो ये जो पावर है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन 227 है कंपनीज एक्ट 1956 का। ठीक है, ये बैंकिंग कंपनीज के लिए भी लागू है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों कि वेदर और नॉट इन्फॉर्मेशन, दोस्तों एडिशनल मैटर बैंक के लिए क्या जरूरी है कि वेदर और नॉट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बाय हिम वेयर फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री। यानी जो ऑडिटर है उसको जो इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मिला वो सेटिस्फैक्ट्री था या ना। यदि वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी एंड नोटिस बाय हिम वेयर विद इन द पावर ऑफ द कंपनी, क्या जो ट्रांजेक्शन कंपनी की है या बैंकिंग कंपनीज की है क्या उसके पावर के अंतर्गत था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, द ऑडिटर ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पब्लिक डिपोजिटर एंड ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या जो रिटर्न्स मिला है ब्रांचेस से वो एडिक्वेट था ऑडिट के लिए, क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि शो किया जा रहा है वो क्या ट्रू पिक्चर शो कर रहा है, ये सब ऑडिट में पता चलता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कोई दूसरा मैटर भी जिसमें ऑडिटर जरूरी समझता है, ठीक है, ताकि अपने शेयर होल्डर के नोटिस में लाया जा सके। तो जब भी बैंक अकाउंट से डील करता है दोस्तों, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन है कि जो उसके प्रोमोटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। और साथ ही साथ दोस्तों ऑडिटर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक के प्रति, डिपोजिटर के प्रति या दूसरे स्टेक होल्डर के प्रति, क्योंकि बैंक पब्लिक मनी से डील करती है, राइट। ऑडिटर को ब्लेम किया जाएगा यदि दोस्तों वो सीधा ऐसे ही साइन कर दे ऑडिटर रिपोर्ट को, ठीक है। और दोस्तों अब बैंक उसके बाद मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, बैंक दिवालिया हो गया, ऑडिटर ने ऐसे ही साइन कर दिया, तो ऑडिटर को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेशल ऑडिट की। स्पेशल ऑडिट क्या होता है कि आरबीआई को एम्पावर किया गया है सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि वो स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है किसी भी बैंकिंग कंपनी का। और दोस्तों ये जो स्पेशल ऑडिट होगा वो पास किया जाएगा जब आरबीआई जो है इस ओपिनियन में है कि ये स्पेशल ऑडिट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो दोस्तों स्पेशल ऑडिट का जो ऑर्डर होता है वो उसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि बैंक जो है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि रिजर्व बैंक अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई किया हो, ठीक है। तो आरबीआई का डायरेक्शन बाइंडिंग होता है ऑडिटर पे, जो बैंकिंग कंपनी की ऑडिटर होते हैं उसमें आरबीआई का डायरेक्शन फाइनल होता है, ठीक है। और जो भी ऑडिटर ने किया है उसका रिपोर्ट आरबीआई को भेजना है और उसका एक कॉपी बैंकिंग कंपनी को खुद के पास रखना है। जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा स्पेशल ऑडिट का, वो कौन बॉन्ड करेगी, बैंकिंग कंपनी बॉन्ड करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों सबमिशन ऑफ रिटर्न्स की। तो सबमिशन ऑफ रिटर्न में क्या है, जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनको अपना बहुत सारा रिटर्न आरबीआई को देना होता है, ठीक है। तो पहला है कौन कौन सा रिटर्न देना होता है वो देखते हैं। पहला है रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट, यानी ये कहा गया दोस्तों सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनको अपना रिटर्न देना है लिक्विड एसेट का, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 3। तो इसमें क्या है कि रिटर्न को विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ टू विच इट रिलेट, यानी दोस्तों जो लिक्विड एसेट का रिटर्न है उसका कुछ तो एंडिंग पीरियड होगा ना, उसके 21 डेज के अंदर उसे उस रिटर्न को सबमिट करना है। ये याद रखिएगा 21 डेज का, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड एसेट की। लिक्विड एसेट का जो भी इनका फॉर्म होगा, जो भी रिटर्न होगा, ये उनको 21 डेज के अंदर सबमिट करना है। प्लीज़ रिमेंबर 21 डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिटर्न दोस्तों उसके अंदर एसेट का पार्टिकुलर्स रहेगा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का पार्टिकुलर रहेगा एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ ईच अल्टरनेट फ्राइडे, ठीक है। तो हर एक अल्टरनेट फ्राइडे का, अल्टरनेट फ्राइडे समझ रहे हैं, आज मान लीजिए फ्राइडे है तो अगला वीक का फ्राइडे छोड़ के फिर उसके अगले वीक का फ्राइडे, तो हर एक अल्टरनेट फ्राइडे में कितना क्या क्या इनका एसेट पोजीशन था, क्या इनका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी था, ठीक है, वो उसमें शो किया जाएगा। और दोस्तों रिजर्व बैंक को ये पावर दिया गया है कि वो बैंकिंग कंपनीज को सारा रिटर्न फर्निश करवाए उनके एसेट का, टाइम एंड लायबिलिटी का एट द क्लोज ऑफ ईच डे ऑफ द मंथ। तो ये है रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट। बात करें दोस्तों मंथली रिटर्न की, तो मंथली रिटर्न में क्या है कि हर एक महीना एक बैंकिंग कंपनी को अपने आरबीआई को एक रिटर्न सबमिट करना है। दिस हैज़ टू बी डन एवरी मंथ, ओके। और ये है हमारा सेक्शन नंबर 27 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो उस रिटर्न में क्या दिखाना है, हर एक महीना वाले रिटर्न में क्या दिखाना है, उनका एसेट कितना है, उनकी लायबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है, एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ, यानी पिछले महीने के जो लास्ट फ्राइडे थे उस दिन का एसेट और लायबिलिटी कितना है, ठीक है, ये उनको दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका फरवरी चल रहा है, तो जनवरी का जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, दिस रिटर्न हैज़ टू बी सबमिटेड बाय एवरी बैंक टू आरबीआई, ठीक है। तो ऐसे रिटर्न को बैंकिंग इसमें क्या है, ये जो रिटर्न है दोस्तों बिफोर द क्लोज ऑफ मंथ
सबमिट करना है, ठीक है। और दोस्तों आरबीआई कभी कभी कुछ अलग जानकारी स्टेटमेंट के लिए भी कॉल कर सकती है, ठीक है। तो जो बैंक है वो आरबीआई जो है वो बैंकिंग कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि ऐसा स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन विद इन सम टाइम सबमिट करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड, एक तो मैंने आपको बताया कि लिक्विड एसेट का जो रिटर्न है वो फाइल करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया मंथली रिटर्न फाइल करना है। तीसरा है दोस्तों अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट है उसे सबमिट करना है आरबीआई को। देखिए लिखा है ना हमने कि एनुअल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द आरबीआई। कब तक सबमिट करना है? विद इन 3 मंथ। तो जो भी पीरियड है उसके 3 महीने के अंतर्गत एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट सबमिट करना है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ एसेट इन इंडिया। किसी बैंकिंग कंपनीज को आरबीआई को सबमिट करना है एज क्वार्टरली रिटर्न, उनका एसेट कितना है भारत में, ठीक है, उसका क्वार्टरली रिटर्न उन्हें सबमिट करना है। और जैसे क्वार्टर खत्म होगा उसके 1 महीना के अंतर्गत ये भी रिटर्न सबमिट कर। तो एसेट का रिटर्न क्वार्टरली सबमिट किया जाता है। कैसे क्वार्टरली? जैसे मान लीजिए 1 क्वार्टर खत्म हुआ, उसके 1 महीना के अंतर्गत आप रिटर्न सबमिट करेंगे। फिर नेक्स्ट रिटर्न जो सबमिट करना है वो अनक्लेम डिपॉजिट का है। हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि सेक्शन 26 BR8 का कहता है किसी बैंकिंग कंपनीज को 30 डेज के अंतर्गत जो भी कैलेंडर ईयर का क्लोजिंग है उसके 30 डेज के अंतर्गत एक रिटर्न फाइल करना है अनक्लेम डिपॉजिट का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट? अनक्लेम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कि पिछले 10 साल के लिए ऑपरेट नहीं हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। और दोस्तों ये जो अनक्लेम डिपॉजिट है इसमें सेक्शन 26A को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक DEF बनाया गया है। DEF क्या होता है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है। तो इसमें इस फंड का मेन पर्पज़ ये है कि हम कस्टमर के बीच में अवेयरनेस बनाएं, ठीक है, और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं जो कि आरबीआई रिकमेंड करती है। इस फंड के लिए आरबीआई क्या करती है कि जिस भी खाते में 10 साल के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उसके फंड को यूटिलाइज करती है। और दोस्तों यदि मान लीजिए डिपॉजिटर या अकाउंट होल्डर अपने डिपॉजिट को चाहता है कि रिटर्न करे तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ उस साथ साथ ब्याज भी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये पॉइंट है। DEF का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। तो DEF से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग रिटर्न्स को समझ रहे हैं, कौन कौन सी रिटर्न आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है बैंकिंग कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो हमने बताया आपको अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न, एसेट का रिटर्न, अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मंथली रिटर्न, इस सभी के बारे में डिस्कशन किया। अब बात करते हैं दोस्तों कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का भी रिटर्न देना पड़ता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक का, ठीक है। तो देखिए इसका क्या नियम है, जितने भी बैंकिंग कंपनीज है जो कि शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, ठीक है, तो उनको एक रिटर्न देना पड़ता है कि कितना कैश रिजर्व है उनके पास। तो आरबीआई CRR को एक टूल की तरह यूज़ करती है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, ताकि वो मनी फ्लो को बढ़ा सके या घटा सके मार्केट में, ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करे। और ये जो रिटर्न है वो 20th डे ऑफ एवरी मंथ को सबमिट करें, यानी हर एक महीने के जो 20वां दिन है उस दिन सबमिट करना है, ठीक है, जिसके अंदर कितना अल्टरनेट फ्राइडे के दिन कितना पैसा था, ठीक है, वो शो किया जाएगा, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कैश रिजर्व का रिटर्न है वो कब सबमिट करना है? बिफोर द 20th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी किसी महीने का जो 20वां दिन होगा उससे पहले आपको सबमिट करना है क्या? कैश रिजर्व, ठीक है। और उसमें दिखाया जाएगा कि अल्टरनेट फ्राइडे में कितना अमाउंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो बिफोर द जितना किसी महीने का 20वां दिन तारीख जो भी होगा उससे पहले सबमिट करना है, और अल्टरनेट फ्राइडे में कितना अमाउंट था वो उस पर शो करना है। तो बैंक को प्रिस्क्राइब CRR मेंटेन करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। और आरबीआई पेनल्टी भी लगा सकती है यदि आप जो है बैंक नहीं प्रिस्क्राइब करेगी, नहीं मेंटेन करेगी प्रिस्क्राइब CRR को। तो मान लीजिए कि कितना डिफ़ॉल्टिंग है, तो डिफ़ॉल्ट मान लीजिए कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगा 3% एबव द बैंक रेट, ठीक है। जितना भी अमाउंट पे शॉर्टफॉल हो रहा है प्रिस्क्राइब CRR से उस पर 3% का पेनल्टी देना पड़ेगा बैंक रेट से ऊपर, ठीक है। और दोस्तों पेनल्टी 5% तक भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, हर एक सब्सिक्वेंट डे के लिए यदि डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होता है तो। समझ रहे, ये नियम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि यदि मान लीजिए कोई बैंक CRR में डिफ़ॉल्ट कर रही है तो उसको कितना पेनल्टी देना होगा। तो याद रखिएगा बैंक रेट प्लस 3%, और यदि वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होगा तो बैंक रेट प्लस 5%। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपने हर एक वीडियोज़ में एक एक पॉइंट को क्लियर करता चलता हूँ। सो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोज़ फॉर ईच एंड एवरी यूनिट यू कैन ऑप्ट फॉर आवर पेड प्लान, डिटेल विच यू कैन गेट बाय व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर नाउ। अब इसके अलावा और कौन सा रिटर्न है? तो दोस्तों रिटर्न होता है शेड्यूल बैंक के द्वारा। तो सेक्शन 42 जो कहता है हमारा आरबीआई एक्ट का, जितने भी शेड्यूल बैंक हैं उन्हें रिटर्न सबमिट करना है आरबीआई को, उनके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो हम लोगों ने रिटर्न देखा। क्विकली रिकॉल कर लीजिए क्या क्या पॉइंट रिटर्न हमने देखा। एक हमने आपको बताया कि रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट पे जो रिटर्न होता है वो 21 डेज, जो भी महीना खत्म हुआ उसके 21 दिन के अंदर लिक्विड एसेट का रिटर्न दे दीजिए,
ठीक है। आपका आपका हर एक अल्टरनेट फ्राइडे में कितना एसेट था, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ था, उसका रिटर्न दिया जाता है। उसके बाद सेकंड रिटर्न मैंने आपको बताया मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न में क्या होता है कि हर एक मंथ एक बैंकिंग कंपनीज को अपने आरबीआई को एक रिटर्न शो करना पड़ता है कि उनका एसेट एंड लायबिलिटीज़ कितना है लास्ट फ्राइडे और प्रीवियस मंथ, ये मंथली सबमिट करना पड़ता है। मंथली नाम ही है मंथली रिटर्न। उसके अलावा दोस्तों बैलेंस शीट एंड अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो आरबीआई को सबमिट करना है। अब देखिए चूंकि एनुअल है तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 3 महीना के अंतर्गत सबमिट करना है। तो नाम से समझिए मंथली रिटर्न है तो हर एक मंथ सबमिट करना होगा। जैसे आपका लिक्विड एसेट का रिटर्न है तो दोस्तों हर एक अल्टरनेट फ्राइडे का हर एक ये भी महीना का है रिटर्न। फिर आता है दोस्तों अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये आपको दोस्तों जो पीरियड है उसके 3 महीना के अंतर्गत करना है। फिर एसेट इन इंडिया, रिटर्न ऑफ एसेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये है क्वार्टर बेसिस पे, एसेट वाला क्वार्टर बेसिस पे है। तो कौन सा कब डिपॉजिट करना है बस ये ध्यान रखिए। अनक्लेम डिपॉजिट है दोस्तों तो ये भी आपका क्या होगा, कैलेंडर ईयर का होगा, है ना, ये भी कैलेंडर ईयर से रिलेटेड। इसके लिए डीएफ को फॉर्म किया गया। डीएफ क्या होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ओके। और डीएफ के अंदर वैसा पैसा होता है जो कि 10 साल से ऊपर के लिए यूटिलाइज नहीं किया गया है कस्टमर के द्वारा, इसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है 10 साल तक ऐसे अकाउंट में। उसके अलावा दोस्तों कैश रिजर्व, जो भाई नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उन्हें कैश रिजर्व का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि शेड्यूल्ड बैंक को रिटर्न फाइल करना होता है। अब दोस्तों है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट, यानी रिकॉर्ड को प्रिजर्व करना और पेड इंस्ट्रूमेंट को रिटर्न करना। अब देखिए इसके रिगार्डिंग क्या क्या नियम है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले कौन सा सेक्शन यहाँ पे काम आता है, यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत सेक्शन 45Y काम आता है BR एक्ट का, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद अपने गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसमें रूल लिखेगी कि कितने पीरियड तक बैंक जो है अपने बुक्स, अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करे और कितने पीरियड तक अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं बैंक के उसे प्रिजर्व करे। और दोस्तों ये सेंट्रल बैंक लिखेगी। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने इनेक्ट किया था बैंकिंग कंपनीज रूल 1985 और कोऑपरेटिव बैंक, इसमें था ये जो सरकार के द्वारा ये दोनों एक्ट लाया गया था, बैंकिंग कंपनीज प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड और कोऑपरेटिव बैंक प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड 1985। आईबीए यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने भी क्लैरिफाई किया है कि जो हमारा प्रैक्टिस क्या होना चाहिए वेरियस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने का, जैसे लेजर, रजिस्टर, इंस्ट्रूमेंट, वाउचर, ठीक है, 5 से 8 साल तक का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी आईबीए ने भी प्रिस्क्राइब किया। लेकिन दोस्तों आरबीआई के पास पावर है, ठीक है, कि जो भी फैक्टर्स स्पेसिफाइड हैं इस एक्ट में कि वो किसी बैंक को डायरेक्ट कर सकती है कोई भी बुक, अकाउंट या रजिस्टर को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्गर पीरियड rather than द पीरियड स्पेसिफाइड। यानी मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 5 साल तक आप रखिए ये इस एक्ट में, लेकिन आरबीआई चाहे तो उसको ज़्यादा पीरियड के लिए भी रखवा सकती है, आरबीआई के पास पावर है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड अंडर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आरबीआई का मास्टर सर्कुलर कहता है केवाईसी का कि बैंक ऐसे सिस्टम को लाए जिसमें पेपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए सभी ट्रांजेक्शन का जो भी पीएमएल रूल के अंदर है। अब देखिए नियम क्या है, जो भी कैश ट्रांजेक्शन है 10 लाख से ऊपर का, ठीक है, फॉरेन करेंसी में हो, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ देखिए ऐसे ट्रांजेक्शन को आपको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि 10 लाख से कम है लेकिन बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, लेकिन एक महीना में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ है 10 लाख से कम का और मंथली एग्रीगेट मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या कहा है, उस केस में आपको प्रिजर्व करके रखना है। यदि मान लीजिए ट्रांजेक्शन के अंदर रिसिप्ट बाय जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसे ट्रांजेक्शन का पैसा मिल रहा है और वैल्यू इसका 10 लाख से ऊपर है तो उसके लिए ध्यान रखना है। और वैसा कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पे कुछ फोर्जिंग हुआ है, काउंटरफिट करेंसी इशूड हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे वो देखना है, ये सभी को जानकारी को रखना है। उसके बाद जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है कैश में हो या कैश में ना हो उसको देखना है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को दोस्तों ये सब का पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी एम्ड एट परमिटिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये है आपका मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, यानी कि सिस्टम इस पीएमएल में कहा गया कि ये जैसे भी इस तरह के ट्रांजेक्शन हो तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ठीक है। और दोस्तों कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन था, ठीक है, किस करेंसी में डिनोमिनेटेड था, किस दिन हुआ ट्रांजेक्शन हुआ था, कौन कौन पार्टीज़ थे, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए इन सभी तरह के ट्रांजेक्शन में। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों कि रिट्रीवल का, यानी रिट्रीवल का क्या मीनिंग हुआ दोस्तों, जो हमारा
अकाउंट इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है वो ऐसे प्रिजर्व करना है कि हम आसानी से उसे रिट्रीव कर सकें। यानी बैंकों को रिकॉर्ड मेंटेन करना, मान लीजिए कभी हमें ज़रूरत पड़ा इस डाटा का तो हम तुरंत निकाल सकें, यही होता है रिट्रीवल। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी हमारे PML अमेंडमेंट एक्ट 2012 लाया गया, जैसे बैंक को जो भी रिकॉर्ड है चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, कम से कम 5 साल के लिए तो मेंटेन करना ही है जिस दिन से ट्रांजैक्शन हुआ है। और बैंक ये इंश्योर करेगी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड है या जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है उसको मैंडेटरीली ऑप्टेन करे जब भी बैंक अकाउंट ओपन करे। ठीक है, तो बैंक इंश्योर करे कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का, जैसे मान लीजिए पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल्स, तो ये जो भी मैंडेटरी है ऑप्टेन करना जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसको पीरियोडिकली रिन्यू भी करें। राइट, ऐसे नहीं कि आपने एक बार ले लिया हो गया ख़त्म, उसको रिन्यू भी करना है, KYC अपडेट भी करना है। और इसको कम से कम आप 5 साल तक तो रखिए ही रखिए, जब तक आपका रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ। जब तक कस्टमर का रिलेशनशिप एंड नहीं हो जाए उसके 5 साल तक रखना है। मान लीजिए कस्टमर का अकाउंट आज क्लोज हुआ तो आज से 5 साल तक वो सारा जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो भी KYC डिटेल है। ठीक है, ये PMLA के अंदर। और PMLA 2002 कहता है कि रिकॉर्ड को 10 साल तक रखना है, लेकिन आपको जो भी PMLA में जो मैंने आपको बताया ना कैश ट्रांजैक्शन, ये जो आपको 4 केस बताया उसके लिए 10 साल का नियम रखा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ लार्ज ट्रांजैक्शन है, कुछ अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसको 10 साल तक आपको रिकॉर्ड रखना है। तो दोस्तों ये सभी नियम थे। अगर आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किए, नेक्स्ट लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। तो यदि आप इस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं, इस तरह के PDF चाहते हैं, इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर ऑन प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन। सो इन द नेक्स्ट lecture we will discuss that what is the rules regarding return of paid instrument, okay, what is special audit, inspection and scrutiny, what is inspection at the behest of government. So all these things we will discuss in the next lecture. Thank you.